माई न्यू डॉग फ्रेंड। एक गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वो जो भी काम मिलता था वो करके ऐसे तैसे अपना पेट भरता था। रात को किसी प्लेटफॉर्म पर ही सो जाता था। एक दिन बंटी एक चाय की रेडी पर उधारी मांगकर जहाँ वो सोता है वहां जा रहा था तो एक कुतिया उसके पीछे आने लगी। बंटी डरकर भागने लगा। वो कुतिया भी उसी के पीछे भागी। बंटी फिर एक जगह बगैर हिले खड़ा हो गया। वो भी बिना हिले रुक गई। बंटी धीरे से चलते हुए प्लेटफॉर्म के पास आ गया। वो कुतिया भी उसके पीछे आकर उसके पैर चाटने लगी। तुम क्या मेरे पल्ले पड़ रही हो? अब बस जाओ, मुझे खाना खाना है। वो बिना हिले वहीं बैठ गई। बंटी दया खाकर, ठीक है, पता नहीं तुम कब खाई होगी, ये लो, ये रोटी खाओ, कहकर जो रोटी खा रहा था उसमें से एक टुकड़ा काटकर उसे दिया। कुछ देर बाद बंटी एक चादर बिछाकर सो गया। वो कुतिया भी बंटी के बगल में ही सोकर उसके ऊपर एक पैर डालकर सो गई। अगले दिन बंटी नींद से जागते ही कुतिया को उसके बगल में देखा। क्या मुझे छोड़ोगी नहीं? जितना भी कहूँ नहीं जा रही हो, मेरे पास ही हो। मैं ही ऐसे तैसे कुछ काम करके जी रहा हूँ, अब तुम मेरे गले पड़ गई हो। अगर कुछ जोर से बोलना भी चाहूँ तो तुम उन मासूम आंखों से मुझे देख रही हो। मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जो रोटी मैं खाऊंगा रोज मैं 2 निवाले तोड़कर तुम्हें दे दूंगा। आज से तुम्हारा नाम जिम्मी है। वो कुतिया ऐसे सर हिलाई जैसे उसे सब समझ आ गया। एक दिन बंटी चलते हुए जा रहा था तो वीरेश नाम का एक राउडी बंटी को रोककर, क्यों भाई बंटी, बहुत तेवर दिखा रहे हो क्या? हफ्ते भर से मुझे बिना दिखाई दिए बेचकर जा रहे हो। मेरे हफ्ते के पैसे दो रे, मैं मारूं जब तक तुम रास्ते पर नहीं आओगे, कहकर बंटी को मारने हाथ उठाया। तुरंत जिम्मी ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। वीरेश डर के मारे, रे बंटी, तुम्हारे कुत्ते को मेरा हाथ छोड़ने को कहो ना, फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। कुछ देर और देर हो गई तो ये मेरे टुकड़े टुकड़े करके बिरयानी खाने वाला है लगता है। जल्दी छोड़ने बोलो रे, तुम्हें पुण्य मिलेगा। जिम्मी, हाथ छोड़ दो। वो फिर तुरंत हाथ छोड़ दी। बहुत थैंक्स जिम्मी, वो वीरेश बहुत समय से मुझे सता रहा था। अब तुम्हारी वजह से उससे छुटकारा मिल गया। फिर ऐसे 1 साल बीत गया। बंटी जिम्मी से, जिम्मी, हम इस बार पड़ोसी शहर में हो रहे मेले में चलते हैं। मैं कई बार जाने की सोचा, लेकिन वो वीरेश मुझे डराकर मेरे सारे पैसे ले लेता था। तुम्हारी वजह से कुछ पैसे मैंने बचा लिए। इस बार हम मेले में जाकर वहाँ बेचने वाले सामान खरीद कर खाएंगे। तुम्हारे लिए मैं चिकन लेग पीस खरीदूंगा। इस तरह बंटी जिम्मी पड़ोसी गांव के मेले में गए। बंटी चिकन लेग पीस बेचने वाली जगह पर रुक गया। इतने में जिम्मी तेजी से भागना शुरू की। जिम्मी रुको, ये देखो, तुम्हारे लिए चिकन खरीद रहा हूँ, रुको। फिर वो उसके पीछे भागने लगा। जिम्मी एक बड़े से कार के पास आकर रुका। कार में से एक पति पत्नी नीचे उतरे। वो औरत जिम्मी को देखते ही, जिम्मी तुम हो? वो उन दोनों के पैर चाटने लगा। इतने में बंटी वहां भागते हुए आया। माफ कीजिए, ये मेरा कुत्ता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आप डरिए मत। जिम्मी, उन्हें परेशान मत करो, चलो हटो वहां से। बंटी को देखते ही वे दोनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे। ओ जी, ये हमारा ही बंटी है जी। हाँ राधा, शक्ल वैसा ही है। हमारा जिम्मी भी उसी के साथ है, जरूर हमारा बेटा ही है। बंटी को कुछ समझ नहीं आया। राधा बंटी को जोर से गले लगाई।
आंसू के साथ। हाँ बेटा, तुम हमारे बेटे हो। जब तुम 3 साल के थे तब इसी मेले में खो गए थे। बहुत ढूंढे लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। पुलिस वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सबने हार मान ली थी, लेकिन आशा करते हुए हर साल हम इस मेले में आकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पिछले साल जिम्मी भी गुम हो गया था। वो ईमानदार नहीं है ये सोचकर उसे डांटने लगे तुम्हें, लेकिन वो उल्टा तुम्हें ढूंढकर तुम्हें हमारे पास लेकर आ गया। बंटी आश्चर्य में पड़ गया। राधा और उसका पति माधव मिलकर बंटी को, जिम्मी को उनके घर ले आए। राधा बंटी को उसके बचपन की फोटो एल्बम दिखाई। बंटी उसमें फोटो दिखाते हुए, माँ, जिम्मी अब भी मुझ पर वैसे ही पैर डालकर सोती है, पता है। वे दोनों फिर हंसने लगे। मैजिकल नागिन। एक गांव में शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका इकलौता बेटा था राकेश। शारदा और राकेश अपने 1 एकड़ जमीन में मेहनत करके गुजारा करते थे। एक दिन शारदा राकेश से, बेटा, यूँ और कितने दिन अकेले रहोगे? मैंने कई बार कहा है कि तुम शादी कर लो, पर तुम मानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे नहीं रहे हो बेटा, और कुछ दिन बीत गए तो तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा। तुम्हारे पिताजी के दोस्त रतन सिंह शहर में रहते हैं ना, तुम्हारे पिताजी की मदद से उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि वो अपनी बेटी रेखा की शादी तुमसे करना चाहते हैं, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या वजह है। तुम आज शहर जा रहे हो ना, तो वहाँ रतन सिंह के घर जाओ और उनकी लड़की को देख कर आओ। अगर तुम्हें लड़की पसंद हो तो शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं है माँ। मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि मुझसे शादी की बात ना किया करो। मैंने जो अपने जमीन पर कर्ज उठाया है वो जब तक ना चुकाऊं मैं शादी नहीं करने वाला। अरे तुम मेरी बात कब सुनते हो बेटा। ठीक है, मैंने रास्ते में कुछ खाने के लिए रोटियां बनाई है। बोतल में मैंने दूध भी रखा है। तुम जल्दी काम निपटा कर आ जाओ। राकेश शहर जाते हुए रास्ते में एक पेड़ के नीचे खाने के लिए रुका। बोतल से थोड़ा दूध पिया और माँ से कितने बार कहा है कि दूध में चीनी ना डाला करे, पर मानती नहीं। कहकर बोतल में बचे दूध को पास वाले बिल में डाल दिया। बाद में रोटी खाकर वो शहर की ओर चल पड़ा। 4 दिन बाद शहर में काम निपटाकर राकेश अपने घर लौटा। घर में उसने एक औरत को साड़ी पहन के खूब सज धज कर सब्जी काटते हुए देखा। राकेश को देखकर, आ गए आप ही की राह देख रही थी। इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? राकेश हैरान होकर अपनी माँ से, माँ ये लड़की है कौन? ये हमारे घर में क्यों है? क्यों बेटे, मजाक करते हो? तुम पति पत्नी मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे हो क्या? तुम श्रीलता को नहीं पहचानते? अरे लड़की देखने के लिए कहा तो सीधा शादी करके आ गए। फिर माँ से मिलने की हिम्मत नहीं हुई तो पहले इसे भेज दिया माँ को पटाने के लिए, और अब कहते हो कि वो कौन है मैं जानता नहीं है। चलो जो हुआ सो हुआ, मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। तुम दोनों तोता मैना की तरह मिलजुल कर रहो, बस यही चाहिए मुझे। राकेश के समझ में कुछ नहीं आया और वो अपने बाल नोचने लगा। बाद में शारदा को अलग ले जाकर, माँ मैं कसम से कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। कोई बात नहीं बेटे, लगता है कोई रईस घर से है, कोई मुसीबत में फंस गई होगी। रहने दो जितने दिन रहती है, हम तो उसे बस थोड़ा खाना देंगे ना। अगले दिन शारदा, बेटी श्रीलता आज क्या खाना बनाए? एग करी, मटन बिरयानी, चिकन रोस्ट, सेवैया का खीर और मीठा चावल बना दो, बस काफी है। आज का दिन गुजार लेंगे। बस खाना शुद्ध घी में पकाए, काफी है। मैं तेल की तली हुई चीज नहीं खाता। हर व्यंजन में केसर डाल दीजिए, 2-4 दाने बस, वरना मुझसे खाया नहीं जाता। शारदा राकेश के पास गई। सुना तुमने? जाकर उसने जो कुछ कहा है सब लेकर आओ। माँ ये जो एक वक्त का खाना खाती है उसे हम 1 महीना गुजार सकते हैं। खाने के बारे में ऐसे नहीं बोलते बेटा। जब तक बन पड़ेगा हम उसे खिलाएंगे, बाद की बात बाद में देखेंगे बेटा। कुछ दिनों बाद शारदा श्रीलता से, देखो बेटी, घर का हाल तो तुम देख ही रही हो। आज से जो कुछ हम खाएंगे वही तुम भी खाना बेटे, बुरा न मानना। वैसे भी हमने जमीन पर काफी कर्जा लिया हुआ है, अब कोई नया कर्जा तो देगा नहीं। ये बात कहने के लिए आपने इतना संकोच किया? कल से जो कुछ आप बनाएंगे मैं वही खाऊंगी। मैं तालाब पर जाकर पानी भी लाऊंगी। उस दिन से श्रीलता तालाब की ओर पानी भरने हर रोज जाने लगी। कुछ दिनों बाद सारे गांव वाले शारदा के घर आए। भाई देखो शारदा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू नहीं कोई भूतनी रहती है, उसे पहले घर से भगा दो।
पता नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, उसे कोई भी काम दो वो मना नहीं करती, खुशी खुशी करती है। आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बात की। ऐसी लड़की के बारे में आप ऐसे बात करें, ये मुझे मंजूर नहीं है। अरे पगली, वो पानी भरने के बहाने घर से बाहर निकलती है और हम लोग के घर में आकर अंडे, मुर्गी, बकरी सब निकल जाती है। कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? इसीलिए वो इंसान नहीं, कोई भूत है। लगता है आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप लोगों को जलन हो रही है ना कि इस सारे गांव में ऐसी सुंदर बहू और किसी के घर में नहीं है। आप लाख कह लो, मैं नहीं सुनने वाली। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तब सब वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद उस गांव में कीड़े लगने के कारण सारे फसल सूख गए। लोग परेशान होने लगे। कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का त्योहार आया। सब गांव वाले नाग देवता को समर्पण करने के लिए अंडे और दूध लेकर मंदिर की ओर गए। सब जो दूध ला रहे थे उन्हें एक बड़े घड़े में भरने लगे। एक बड़े थाली में उन्होंने अंडे रखे। शारदा, राकेश और श्रीलता भी मंदिर पहुंचे। वो दूध और अंडे देखकर श्रीलता दौड़ी दौड़ी गई और घड़े का सारा दूध पी लिया। थाली में रखे सारे अंडे निगल गई। सब हैरान होकर देखने लगे। तब एक औरत शारदा से, जब हमने कहा था तो तुम मान नहीं रही थी। इस डायन की वजह से ही इस सारे गांव का फसल सूख गया है। अब क्या कहती हो? इससे पहले कि शारदा कुछ कहती, श्रीलता के शरीर का निचला भाग सांप में बदल गया और श्रीलता के शरीर का ऊपरी भाग देवता के रूप में बदल गया। यूं वो हवा में उड़ने लगी। सब उसे देखकर हैरान हो गए। मैं नाग देवता हूँ। एक साधु के श्राप के कारण मैं सांप के रूप में बदलकर एक जंगल की मिड में पड़ी रही बिना खाना के। साधु ने मुझसे कहा था कि अगर मुझ पे कोई रहम करके मुझे भोजन कराए तो मैं श्राप से मुक्ति हो सकती हूँ। आपके बेटे ने जो चीनी मिलाया हुआ दूध पिलाया, उससे मैं इंसान का रूप धारण कर सकी। श्राप से बिल्कुल मुक्त होने के लिए मुझे आपके घर ठहरना पड़ा। आज नाग पंचमी है ना, आज के दिन आपने और सारे गाँव वालों ने मिलकर मुझे भोजन कराया। इससे मैं श्राप से बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ। आप लोगों ने जो मेरी मदद की, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर उसके मुंह खोलते ही उसके मुंह में से सोना, हीरे, पैसे सब गिरने लगे और वहाँ उनका ढेर लग गया। लोग ये देखकर काफी खुश हुए। नाग देवता शारदा से, ये पैसे ले लो और अपना कर्जा चुका दो और धनवान रहो। फिर गांव वालों से, आप लोगों का फसल खराब होने का कारण मैं नहीं, वो कीड़े थे। कहकर हवा में हाथ हिलाया। जो खेत सूख गए थे वो फिर हरे भरे हो गए। सारा गांव बहुत खुश हुआ। सबने नाग देवता को प्रणाम किया। नाग देवता हवा में गायब हो गई। शारदा और राकेश ने न केवल खेत का कर्जा चुकाया बल्कि और जमीन खरीदा, घर बनाया और राकेश ने एक सुंदर लड़की से शादी भी कर ली और खुशी खुशी रहने लगा।